हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स। और इसको हम बिग एम मेथड का भी नाम देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को अगर सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमाइज करना है तो उस डायरेक्शन में जो पहला स्टेप है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे, कंस्ट्रेंट्स पे, और जो आपकी कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी गिवन है उस पे। तो ऑपरेशंस क्या क्या होंगे वो एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है कि जो इनइक्वालिटीज है कंस्ट्रेंट्स की उनको कन्वर्ट करना है इक्वालिटी में। वो कैसे करते हैं हम? वो स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करके करते हैं। उसके बाद हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना है अगर रिक्वायरमेंट है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट्स में होती है। तो अगर इस टाइप की कंस्ट्रेंट्स गिवन है तो उन कंस्ट्रेंट्स में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद जो तीसरा ऑपरेशन है वो है कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनको हर एक इक्वेशन में इंक्लूड करना है उनके कोएफिशिएंट्स के साथ। और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप रहेगा वो है सभी डिसीजन वेरिएबल्स को इंक्लूड करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के साथ। तो ये चार ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने हैं जो प्रॉब्लम गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे उसमें मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स होंगी, यानी कि आपको लेस देन और इक्वल टू टाइप की कंस्ट्रेंट होगी, उसमें उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप कंस्ट्रेंट भी होगी, और उसमें ऐसी कंस्ट्रेंट भी होगी जिसमें ऑलरेडी आपको इक्वालिटी गिवन होगी। तो ये ऑपरेशंस अप्लाई करने से पहले हमें एक बार चेक कर लेना है कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सिंप्लेक्स मेथड की कंडीशंस को फुलफिल करती है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं कि जो राइट हैंड साइड वैल्यूज हैं सभी कंस्ट्रेंट्स की वो आपकी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और सभी डिसीजन वेरिएबल्स भी आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो पहले हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है और कुछ चेंजेस करने हैं राइट हैंड साइड वैल्यूज में और वेरिएबल्स में। वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लें कि अगर ये कंडीशंस आपकी फुलफिल नहीं होती हैं तो हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। यस, अब हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेंगे। उस सैंपल प्रॉब्लम को दो तरीके से हम डिस्कस करेंगे। एक बार उसको मिनिमाइजेशन टाइप के तरीके से कंसीडर करेंगे, एक बार मैक्सिमाइजेशन टाइप के तरीके से उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। आपके जब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स की बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। तो वो जो माइनर चेंजेस हैं वो हम एक ही प्रॉब्लम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो अब चलो हम जो पहला स्टेप है वो अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या है? इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना। तो जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका नेचर देखना पड़ेगा। आपकी कंस्ट्रेंट का जो नेचर है वो लेस देन और इक्वल टू है। तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐड करेंगे इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 4x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 प्लस s1 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे s1 है आपका, वो है स्लैक वेरिएबल। s1 है स्लैक वेरिएबल। तो इस टाइप की अगर कंस्ट्रेंट्स है तो उनमें स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट है, उसमें जो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन वो अपोजिट है फर्स्ट कंस्ट्रेंट के कंपैरिजन में। तो अगर इस टाइप की कोई कंस्ट्रेंट है तो हम उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सरप्लस वेरिएबल्स। तो 5x1 प्लस 8x2 प्लस 10x3। तो हम राइट हैंड साइड में से सरप्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, s2 इक्वल टू 200। तो यहाँ पे s2 है वो है आपका सरप्लस वेरिएबल। तो आपको ये ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट करना है स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल में।
अब अगर हम तीसरी कंस्ट्रेंट को देखते हैं तो उसमें इक्वालिटी का साइन है, तो यानी कि आपको ना तो सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना है, ना इसमें स्लैक वेरिएबल ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सिंपली आप इसको लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 इक्वल टू 60। राइट, तो यानी कि सभी कॉन्स्टेंट्स को हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो ये इक्वेशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इनके बेस पे हम इनिशियल टेबल क्रिएट करते हैं। और सिंप्लेक्स मेथड के लिए ये एक प्री कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो जो टेबल आपने बनाई है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेट होनी चाहिए, तभी आप सिंप्लेक्स मेथड को इनिशिएट कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब वो इंश्योर कैसे करें? अब वो इंश्योर करने के लिए हमें देखना होगा कि जो और वो मैट्रिक्स जो जनरली आपकी बनती है वो जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो आपके मिलके बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर देखते हैं तो उसमें स्लैक वेरिएबल है S1 जिसका कोफिशिएंट +1 है। तो S1 फर्स्ट कांस्टेंट के बिहाफ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पार्टिसिपेट करेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब सेकंड कांस्टेंट को देखते हैं तो इसमें -S2 है, यानी कि S2 का जो कोफिशिएंट है वो -1 रहेगा, यानी कि S2 जो सरप्लस वेरिएबल है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करने में पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हम फिर इसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक एडिशनल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो चलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार इंट्रोड्यूस करके देखते हैं इसमें। तो आपकी जो सेकंड कांस्टेंट है वो कैसी हो जाएगी, फिर कैसी दिखेगी, 5x1 प्लस 8x2 प्लस 10x3 माइनस S2 प्लस A1 आपका जो फर्स्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस किया है, इट इज इक्वल टू 200। राइट, और इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोएफिशिएंट आपका +1 है, यानी कि अब A1 सेकेंड इक्वेशन के बिहाफ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्मुलेट करने में पार्टिसिपेशन करेगा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन में भी आपका कोई वेरिएबल ऐसा नहीं है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस A2 सेकेंड आर्टिफिशियल वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया इज इक्वल टू 60। तो अब एक चीज हमें समझ लेनी है कि जब आपकी कंस्टेंट्स में इक्वलिटी का साइन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो वहां पे आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तभी आप जो इनिशियल टेबल होगी सिंप्लेक्स मेथड की उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर सकते हैं। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये स्टेप करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या था कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सभी आपको इक्वेशंस में इंक्लूड करने हैं विद देयर रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स। तो एक बार ये ऑपरेशन और अप्लाई कर लेते हैं हम। तब आपके पास एडिशनल वेरिएबल्स कौन कौन से आ गए, S1 आपके पास एडिशनल आ गया, S2 आ गया एडिशनल, A1 आ गया और A2, यानी कि 4 एडिशनल वेरिएबल्स आपके पास आ गए। तो जितने भी वेरिएबल्स हैं, 3 आपके पास पहले थे, x1, x2, x3, तो टोटल हो गए 7 वेरिएबल्स। तो ये 7 वेरिएबल्स अब हर एक इक्वेशन में आपको दिखाने हैं। तो चलिए एक बार फर्स्ट इक्वेशन को रीफॉर्मुलेट करते हैं, वो कैसी दिखेगी सभी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद। फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3 प्लस S1। तो ये 4 वेरिएबल्स ऐसे हैं जिनका कोई डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है इस इक्वेशन में, फर्स्ट कांस्टेंट में। अब उसके बाद S2 को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो S2 का कोई रोल नहीं है, कोई टेंजिबल रिलेशनशिप या कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है फर्स्ट कांस्टेंट में, तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या रखेंगे, 0 S2। सिमिलरली A1 और A2 का भी फर्स्ट कांस्टेंट में से कोई लेना देना नहीं है, हम कह सकते हैं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उनके कोएफिशिएंट्स भी क्या रखेंगे हम, 0 A1 प्लस 0 A2।
तो आपके 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स हमने इसमें इंक्लूड किए इज इक्वल टू 100। अब ये आपकी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम सिंप्लेक्स मेथड में यूज करेंगे। सिमिलरली सेकंड कांस्टेंट में भी आप सभी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कैसे दिखेगी आपकी 5x1 प्लस 8x2 प्लस 10x3 माइनस s2 प्लस a1। अब दो एडिशनल वेरिएबल्स और रह गए आपके s1 का सेकंड कांस्टेंट में कोई रोल नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट हम 0 रखेंगे, 0 s1। और a2 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका भी सेकंड कांस्टेंट में कोई रोल नहीं है तो उसको भी कोएफिशिएंट हम क्या रखेंगे 0, 0 a2 इक्वल टू 200। तो अभी आपकी फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया है सेकंड कांस्टेंट में। ये आपकी फर्स्ट थी और ये आपकी सेकंड कांस्टेंट है, ये आपकी फर्स्ट हो गई, तो इसको आप इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली थर्ड कांस्टेंट में भी आप क्या करते हैं, सभी वेरिएबल्स को एक बार दिखा देते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस a2। अब जो बाकी वेरिएबल्स है उनका कोई रोल नहीं है इस इक्वेशन में तो उनका कोएफिशिएंट हम 0 रखेंगे, तो 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0a1 इक्वल टू 60। तो ये आपकी थर्ड कांस्टेंट थर्ड इक्वेशन है जो हम सिंप्लेक्स मेथड में हम यूज करेंगे। तो इस तरीके से सभी इक्वेशंस में आपने जितने भी वेरिएबल्स थे वो इंक्लूड किए उनके कोएफिशिएंट्स के साथ, और इन कोएफिशिएंट्स का लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। 0 हमने क्यों रखा है, क्योंकि 0s2 रखा, 0a1 0a2, क्योंकि इन वेरिएबल्स का फर्स्ट कांस्टेंट में कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इनको दिखाना है। और इनका यूज क्या होगा वो हम जब टेबल इनिशियल टेबल बनाएंगे तब आपको बताएंगे कि उनका यूज हमने क्यों दिखाया इनको। अब उसके बाद का पार्ट क्या है, जो फोर्थ स्टेप है वो है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं डिसीजन वेरिएबल्स, इस केस में 7 हो गए, वो सभी वेरिएबल्स आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी इंक्लूड करने हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। तो पहले मिनिमाइजेशन का केस देख लेते हैं। तो मिनिमाइजेशन के केस में आप क्या करेंगे, 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3। तो बेसिकली जो 10, 15 और 20 है ये कंट्रीब्यूशन है। x1 का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है, x2 के 1 यूनिट का कितना है, x3 के 1 यूनिट का कितना कंट्रीब्यूशन है आपके ऑब्जेक्टिव में। अब बात आती है सिलेक्ट वेरिएबल की। सिलेक्ट वेरिएबल है आपका s1। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं या सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनका आपके ऑब्जेक्टिव में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये आपकी अजम्पशन है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड से तो हम ये अजम्पशन फॉलो करते हैं कि जो सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं या सरप्लस वेरिएबल्स हैं उनका आपके ऑब्जेक्टिव पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, यानी कि उनका कोएफिशिएंट क्या रहेगा 0। 0 इंपैक्ट है s1 का सिलेक्ट वेरिएबल का, तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली आपका जो सरप्लस वेरिएबल है s2, इसका भी 0 इफेक्ट रहेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे, तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या रखेंगे 0, 0s2। अब बात आती है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की। आपके पास दो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं a1 एंड a2, a1 एंड a2। अब इनके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, तो उस कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का पर्पस पता होना चाहिए कि हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया। हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम जो सिंप्लेक्स मेथड की टेबल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्मुलेट कर सकें। ये एक मेन पर्पस है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करने का। इसके अलावा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का कोई पर्पस नहीं है। और इनका नाम आर्टिफिशियल क्यों है, क्योंकि ये रियल वेरिएबल्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो डिसीजन प्रॉब्लम है आपके सामने उसके साथ इन वेरिएबल्स का कोई टेंजिबल रिलेशनशिप नहीं है। ये ना तो आपकी इक्वेशंस को डिस्टर्ब करेंगे, जैसा हमने देखा कि a1 को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी आपकी इक्वलिटी एज इट इज रही राइट हैंड साइड के साथ, और थर्ड इक्वेशन में भी ऐसा ही हुआ। तो ये ना तो आपकी इक्वेशंस को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं। दूसरा, इनका आपके डिसीजन प्रॉब्लम में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है।
प्रॉब्लम के किसी भी एस्पेक्ट के साथ इनका कोई टैंजिबल रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सिंपली आपके इमेजिनरी वेरिएबल्स हैं जिनका सोल पर्पस है इनिशियल टेबल, इनिशियल आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करना, ताकि हम इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो अब इस पर्पस के लाइट में हम देखते हैं कि अगर इनका कोई रोल नहीं है तो ये फाइनल सॉल्यूशन में भी नहीं होने चाहिए, फाइनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो हमें एज अ डिसीजन मेकर ये इंश्योर करना है मैथमेटिकली कि ये फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट ना बने, राइट। तो फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट ना बने, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को एक एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू असाइन करते हैं। वो क्या होती है, तो उसको हम एम सिंबल से डिनोट करते हैं। एम क्या है, एम इज ग्रेटर देन और हायर देन एनी फाइनाइट नंबर। किसी भी फाइनाइट नंबर से हायर वैल्यू है एम की, तो हम एक बहुत ही बड़ी वैल्यू असाइन करते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम बिग एम मेथड कहते हैं। बिग एम मेथड, बिग एम मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एम कोफिशिएंट हम असाइन करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, उसकी वैल्यू बिग है, हायर देन एनी फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए इसको बिग एम मेथड भी हम कहते हैं। तो हम एक एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू असाइन करेंगे। अब बात यह है कि आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, उनको माइनस एम वैल्यू असाइन करनी है या प्लस एम कोफिशिएंट असाइन करना है। अब ये चीज डिपेंड करेगी आपके ऑब्जेक्टिव के नेचर पे, राइट। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को दो एंगल से लिया है, मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के। अब आपका पर्पस क्या है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट ना बने, राइट। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को प्लस एम कोफिशिएंट असाइन करते हैं मिनिमाइजेशन के केस में, प्लस एम। अब ये प्लस एम असाइन करने का पर्पस क्या है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिचुएशन लेके चलते हैं कि बाय चांस जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो आपके फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट बन गया, राइट। तो उस केस में टोटल कॉस्ट कितनी होगी, आप इस एक्सप्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो आपकी टोटल कॉस्ट x1 से कुछ आएगी, x2 से कुछ आएगी, x3 से आएगी, उन तीनों को ऐड करेंगे। s1 s2 का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, और फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर सॉल्यूशन का पार्ट है तो उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन रहेगा। कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, प्लस m, राइट। तो आपकी कॉस्ट में अगर आप m को ऐड करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक्सट्रीमली लार्ज, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव है मिनिमाइजेशन का, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की एंट्री की वजह से क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। आपकी जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का पर्पस था, अब वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी एम को ऐड करते ही, राइट। तो अब ये एक तरीके से आपके लिए क्या हो गया, एक वार्निंग सिंबल है, राइट। आपको रिमाइंड करवाता है कि ये वेरिएबल्स आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं आने चाहिए। अगर आ गए, अब फाइनल सॉल्यूशन में नहीं आने चाहिए, अगर फाइनल सॉल्यूशन में आ गए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट मिनिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगी। तो इसलिए मिनिमाइजेशन के केस में हम कोफिशिएंट क्या रखेंगे, प्लस एम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का। और जब हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइजेशन का, तब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, 10x1 प्लस 15x2 प्लस 20x3 प्लस 0s1 प्लस 0s2। तब हम कोफिशिएंट क्या साइन करेंगे, माइनस एम a1 माइनस एम a2। अब यहाँ पे भी पर्पस क्या है, माइनस एम कोफिशिएंट असाइन करने का। इसका पर्पस है आपको रिमाइंड करवाना, आपको एक वार्निंग देना कि ये वेरिएबल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए, अगर बाय चांस बन गए तो जितना भी प्रॉफिट आपको x1 x2 x3 से मिला है, उसमें से अगर आप m को लेस करेंगे तो वो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाएगा। आपका पर्पस था उसको, उस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को, लेकिन जैसे उसमें से m लेस करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो वो आपका एक्सट्रीमली नेगेटिव में चला जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मिनिमाइजेशन का अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप प्लस m असाइन करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कोफिशिएंट्स,
और अगर मैक्सिमाइजेशन केस है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है वो आपके -m रहेंगे। पर्पस क्या है? पर्पस सिंपली सिर्फ आपको ये बताना है, आपको एक तरीके से चेतावनी देनी है कि ये वेरिएबल्स आपके फाइनल सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते या नहीं बनने चाहिए। राइट, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो सभी वेरिएबल्स थे वो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी दिखा दिए। मिनिमाइजेशन के केस में है तो इस तरीके से, और मैक्सिमाइजेशन के केस है तो इस तरीके से। अब जो एक लास्ट है जो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी है, उसमें आपके 3 वेरिएबल्स स्टार्टिंग में हमें दिखाए गए थे कि x1 x2 x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये भी थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अब हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स कितने हैं? 7। तो सभी पे ये कंडीशन अप्लाई होगी, x1 x2 x3 s1 s2 a1 एंड a2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये भी कंडीशन आपने मॉडिफाई कर दी। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन करने को देखते हैं किसी प्रॉब्लम का, तो हमें 3 चीजों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, 3 चीजों में मॉडिफिकेशन करना होता है। एक तो जो आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं उनमें पहले इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सभी वेरिएबल्स को इक्वेशंस में दिखाएंगे। दूसरा जो चेंज होगा वो किसमें होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। उसमें आप जितने भी आपके स्लैक वेरिएबल्स, सरप्लस वेरिएबल्स या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको दिखाएंगे उनके रेस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के साथ। और उसके बाद जो कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी में जो वेरिएबल्स आपके दिखाए गए थे उनमें चेंजेस होंगे। जितने भी एडिशनल वेरिएबल्स आपको इंट्रोड्यूस करने पड़े वो सारे वेरिएबल्स पे कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी आपकी अप्लाई होगी। राइट, अब ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप सिंप्लेक्स मेथड को इनिशिएट कर सकते हैं। राइट, यानी कि आपको सबसे पहले इनिशियल टेबल बनानी है विद द हेल्प ऑफ these 3 इक्वेशंस जो हमने फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट की थी। ये फर्स्ट हो गई आपकी, ये सेकंड और ये थर्ड, इनकी हेल्प से। और फिर डिफरेंट जो वेरिएबल्स उनको डिफाइन करना है और आप प्रोसीड करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंस्ट्रेंट्स आपको हैंडल करनी है वो इंडिविजुअल करनी पड़ेगी। इंडिविजुअली आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको उनके इनइक्वालिटी के बेस पे सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल्स या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव का जो नेचर है, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, उसके हिसाब से आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को कोएफिशिएंट्स असाइन करने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपके इसमें डिसीजन रहेंगे। 2 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ये 2 स्टेप्स आपने अच्छे से कर लिए तो आप जो बिग एम मेथड है, जो सिंप्लेक्स मेथड का एक वेरिएंट है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से बिग एम मेथड है क्योंकि हम इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स आपके इंट्रोड्यूस हुए। तो जब भी सिंप्लेक्स मेथड में आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की एंट्री होती है तभी वो आपका बिग एम मेथड में कन्वर्ट हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।